नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण का, वह टॉपिक रहने वाला है पद से संबंधित। से पद से संबंधित सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पद क्या होता है। तो देखिए, पद एक प्रकार से हम शब्द को ही कहते हैं। को कहते हैं, शब्द को कहते हैं। जैसे हमने लिखा राम, क्या लिखा विद्यार्थियों? राम लिखा। जब तो हम इसको शब्द बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। जैसे लेकिन लेकिन हमने इसके साथ कोई कारक चिन्ह लगा दिया, राम ने लगा दिया। क्या लगा दिया? राम ने, तो इसको पद बोलने लग जाते हैं। या जैसे हमने एक वाक्य लिखा, राम विद्यालय गया। क्या लिखा है? राम विद्यालय गया। ऐसा वाक्य लिख दिया और रेखांकित कर दिया हमने किसको? राम को। तो यहाँ पर राम पद का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पद का काम कर रहा है। तो पद किसे कहते हैं? शब्दों को ही पद कहते हैं। यदि किसी शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ जाए या किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब इस पद के बारे में बताना, इस पद के बारे में बताना कि भाई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या क्रिया क्या है, और जाके और गहराई से जाके इसके बारे में बताना पद परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। और कई पदों का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं पदबंध। क्या बोलते हैं? पदबंध। तो यहां से अपने तीन टॉपिक निकल के आ रहे हैं सीधे सीधे। एक तो पद के बारे में सामान्य जानकारी, ये तो है ही सीधा सीधा, और इसके अलावा एक पदबंध टॉपिक निकल के आ रहा है और एक पद परिचय टॉपिक निकल के आ रहा है। तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है इसका नाम क्या है? पद परिचय। तो पद परिचय के बारे में जानेंगे कि पद परिचय कैसे करते हैं और इसकी क्या परिभाषा होती है, यहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उनके ऊपर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पद परिचय को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर कई बार वाक्य विवरण भी नाम मिल जाता है, कई जगह पद निर्देश, कई जगह पद निर्णय, पद विन्यास, शब्द बोध या पदान्वय या पद विश्लेषण या पदच्छेद, ऐसा नाम मिल जाता है। बाकी काफी फेमस जो नाम है इसका वो क्या है? पद परिचय है। सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का बिलगाने, उनका लिंग वचन आदि को बिखारने बिखराने और दूसरे पदों से उनके संबंध बताने को ही पद परिचय कहते हैं। या जैसे यहाँ पर पद की परिभाषा भी दे रखी, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है, शब्द नहीं कहलाता है। जैसे अकेला सुरेश शब्द आता, क्या आता? सुरेश शब्द आता अकेला, जब तो हम इसको शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आया सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ सुरेश शब्द नहीं कहलाकर ये क्या कहलाएगा? पद। इस वाक्य में प्रयुक्त सुरेश पुस्तक और पढ़ता है, ये सब शब्द है विद्यार्थी होने को, तो ये क्या है? शब्द है, लेकिन इनको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? पद परिचय या पद व्याख्या में वाक्य में प्रयुक्त किसी पद के व्याकरणिक परिचय को ही का पद परिचय कहते हैं। मैंने बताया ना अभी आपको थोड़ी देर पहले कि किसी पद, जैसे वाक्य में कोई पद प्रयुक्त हो गया तो उसके बारे में व्याकरण के अनुसार बताना है कि वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है। अगर संज्ञा शब्द है तो उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है। तो पद परिचय पढ़ने से पहले आपको विद्यार्थियों व्याकरण की अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए, तो पद परिचय में कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार जैसे मैं बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो उसमें बच्चे कहते हैं, जैसे उनके सिलेबस में पद परिचय रहता है और कई सारे टॉपिक तो उनके पढ़े हुए रहते हैं, तो वो कहते हैं सर ये पद परिचय पढ़ा दो हमें। तो डायरेक्ट मैं पद परिचय कैसे पढ़ा दूं आपको? पहले व्याकरण तो सीखो, पहले व्याकरण सीखोगे, उसके बाद में हम पद परिचय पे चर्चा कर लेंगे। और अगर आपको पहले से ही व्याकरण आती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन दो चार सवाल पूछता हूँ, नहीं आते, फिर क्या मतलब? जैसे आपसे पूछा संज्ञा के भेद कितने होते हैं, अब आपने किसी ने कहा 3 और किसी ने कह दिया 5। अब बताओ 3 होते 5 होते, एक ही आंसर चाहिए मुझे। फिर बच्चे कहे सर हमें पता नहीं, इसका मतलब आपने संज्ञा ढंग से पढ़ी नहीं है। पहले संज्ञा पढ़ो, फिर सर्वनाम पढ़ो, फिर विशेषण पढ़ो, फिर क्रिया पढ़ो, उसके बाद चर्चा करेंगे हम। तो आगे देखते हैं। जैसे किसी पद के व्याकरणिक परिचय का आशय है उस पद के, यानी कि शब्द का प्रकार कौन सा है, वो संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण है या क्रिया है, उसका लिंग कौन सा है, उसका वचन कौन सा है। लिंग मतलब पुंलिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन में जैसे एक वचन है या बहुवचन है। उसका कारक कौन सा है। अब कारक भी 8 कारक होते हैं हिंदी में। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इस प्रकार के 8 कारक होते हैं। काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वाच्य भी 3 होते हैं कि वो अगर कोई पद वाच्य है तो उसके वाच्य भी पूछा जा सकता है, इसमें वाच्य कौन सा है। वाच्य किसे कहते हैं?
ये भी आपको पता नहीं है तो वाच्य के बारे में कैसे आप उसके बारे में बता पाओगे कि वाच्य वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। ठीक है, और भी अन्य कोई उससे रिलेटेड कोई संबंधित कोई जानकारी होती है तो वो भी उसके बारे में बताना होती है, उसको कहते हैं पद परिचय। समझ गए? आगे देखते हैं, व्याकरणिक कोटियां या रूपांतरण के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए, जब आगे हम पढ़ते हैं रूप के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। इस आधार पर हमने इसको दो भागों में बांट लिया। तो विकारी शब्दों में कौन कौन सा आ जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार इनका जो उपभेद का नाम दे दिया, संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय और क्रिया पद परिचय नाम दे दिया। इसी प्रकार जो अविकारी शब्द होते हैं जिसको हम अव्यय भी कहते हैं, जिनमें विकारकों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और ये कई जगह तो आपको 4 प्रकार के मिलेंगे, कई किताबों में 5 प्रकार के मिलेंगे, जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक और निपात। कई वैयाकरण निपात को नहीं मानते हैं, जैसे रमेश जहर खाते ही मर गया, तो यहाँ ही क्या है? निपात है विद्यार्थियों, इसको नहीं मानते हैं। तो बाकी इन 4 के अंतर्गत इसके उदाहरण भी आ जाते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यही बात बोली मैंने, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इस प्रकार होता है। ठीक है, आगे जानते हैं विद्यार्थियों। अब सबसे पहले कोई वाक्य प्रयुक्त हुआ है, उसमें कोई शब्द अगर संज्ञा का है, संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द का परिचय किस प्रकार देते हैं? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, संज्ञा पद परिचय, मतलब वाक्य में प्रयुक्त कोई संज्ञा पद है उसका परिचय देना है। वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा शब्द के परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख किया गया है, मतलब किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे राम विद्यालय गया, तो यहाँ राम क्या है? संज्ञा है। तो राम के बारे में बताना है कि वो संज्ञा है, तो कौन संज्ञा का कौन सा प्रकार है, साथ ही में उसका लिंग बताना है आपको, वचन बताना है और कारक बताना है। वही पुंलिंग है, स्त्रीलिंग है, वचन में एक वचन है या बहुवचन है, कारक में ये बताना है आपको करता है, कर्म है, करण है, क्या है वो, उसका रोल क्या है इसमें। और पुरुष में, पुरुष भी 3 होते हैं, इंग्लिश में पर्सन बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हिंदी में इसे पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। अन्य पुरुष को ही संस्कृत में प्रथम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, एक पुरुष के बारे में बताना होता है। वाक्य में अन्य पदों से उसका संबंध भी बताना होता है कि उस संज्ञा शब्द का दूसरे शब्दों से क्या संबंध है, वाक्य के अंगों और घटकों में वह क्या काम करता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य घटक और विधेय घटक। तो वो उद्देश्य का काम कर रहा है या विधेय का काम कर रहा है, उससे क्या संबंध है, क्या रिलेशन है उसका, ये भी बताना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है विद्यार्थियों, पूजा राम की पुत्री है, पूजा राम की पुत्री है। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताना है आपको, जैसे माना कि हमने पूजा को रेखांकित कर लिया, अब पूजा का पद परिचय देना है आपको। पूजा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई डाउट? नो डाउट, क्योंकि पूजा किसी लड़की का नाम है, तो किसी व्यक्ति विशेष का जब नाम आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पूजा में संज्ञा है, पूजा क्या है? एक संज्ञा है और वो व्यक्तिवाचक है। अब पूजा का लिंग कौन सा है? तो स्त्रीलिंग है, तो लिंग भी बताना होता है। पूजा जो आ रही है यहाँ पर एक वचन में आ रही है, बहुवचन में? तो एक वचन में आ रही है। अगर पुरुष की बात करें, जैसे पूजा राम की पुत्री है, तो यहाँ पर अन्य पुरुष की बात की जा रही है। और ये कौन से क्रिया की करता है? तो यहाँ पर क्रिया कौन है? इस क्रिया का कर्ता कौन है? पूजा। इसी प्रकार वाक्य का उद्देश्य घटक में आएगी या विधेय घटक में आएगी? तो हमेशा जो कर्ता होता है, कर्ता का विस्तार होता है, वो उद्देश्य घटक में आता है, बाकी जो भी बच जाता है वो विधेय घटक में अंतर आता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा सेंटेंस है, महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई। अब आप है ना एक काम करें, इसका जिन जिन को मैंने रेखांकित कर रखा है इनका पद परिचय दे, कमेंट करके आप मुझे बताएं। अगर नहीं आता समझ में तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, सर्वनाम अगर पद कोई आ जाता है वाक्य में तो उसका पद परिचय किस प्रकार देना होता है, ध्यान दीजिए। जैसे आपको उसमें सर्वनाम का भेद बताना होगा कि सर्वनाम का भेद कौन सा है। अब सबसे पहले तो हमें सर्वनाम आना चाहिए। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं वो भी पता होना चाहिए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, पर्सनवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और संबंधवाचक का एक और भेद होता है सहसंबंधवाचक। तो ऐसे हमें ये बताना होता है कि सर्वनाम का इसमें कौन सा भेद है। के बाद में हमें ये विकारकों को देखना होता है कि इसमें लिंग कौन सा है उसका, सर्वनाम का वचन कौन सा है, कारक कौन सा है, पुरुष कौन सा है, इनको देखना होता है। वाक्य में अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, किस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सर्वनाम का काम ही क्या है?
संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना, तो कौन सी संज्ञा के स्थान पे वो प्रयुक्त हुआ है। वाक्यों के अंगों या घटकों में से वह क्या काम कर रहा है, उद्देश्य घटक का काम कर रहा है या विधेय घटक का काम कर रहा है, ये भी देखना होता है। जैसे वह रोज सुबह सुबह में टहलता है, तो यहाँ वह को रेखांकित कर रखा है, वह एक पद है, तो वह के बारे में बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पहली बात तो कैसा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी विद्यार्थी अगर आ जाए तो वो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष, तो ये अन्य पुरुष में जाएगा। किस में जाएगा, अन्य पुरुष में जाएगा, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए वह का लिंग कौन सा है यहाँ पर, तो अगर हम टहलता क्रिया के अनुसार देखें तो पुंलिंग है। अगर देखे वचन कौन सा है इसमें, तो एक वचन है, क्योंकि वह एक वचन में आता है। बहुवचन क्या बन जाता है इसका, वे क्या बन जाता है, वे बन जाता है। टहलता क्रिया का करता है ये विद्यार्थी, टहलता यहाँ पर क्रिया है, और क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। और अगर बात करें वाक्य का उद्देश्य घटक है या विधेय घटक है, तो ये उद्देश्य घटक है। इसी प्रकार आपको दो उदाहरण में दे दे रहा हूं, वह कुछ खा रहा है, कौन दरवाजा खटखटा रहा है, ये दो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, इनका आप कमेंट करके बताना इनका पद परिचय, ठीक है। आगे देखो, विशेषण पद परिचय भी होता है, मतलब कोई वाक्य में कोई पद अगर विशेषण का पद है तो उसका परिचय किस प्रकार देते हैं। सबसे पहले तो विशेषण का कौन सा भेद है। अब विशेषण कहते किसे, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण का फिर प्रकार बताना है, तो विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो संख्यावाचक विशेषण होता है, और इसके अलावा परिमाणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है जिसे सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, और एक व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। तो कोई पद में कौन सा विशेषण वो बताना होता है। इसके अलावा जो विशेषण के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है, तो इसमें यह भी बताना होता है कि इसमें विशेष्य कौन है, विशेष्य का मतलब किस विशेष्य का विशेषण है वो ये बताना होता है। पद का लिंग बताना होता है, वचन बताना होता है, पुरुष बताना होता है, तो उसका किसके अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए, विशेष्य के अनुसार आना चाहिए। यदि प्रविशेषण है तो उसका भी उल्लेख करना होता है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और प्रविशेषण ना मिलकर आपको अंतर विशेषण नाम मिल सकता है। क्या नाम मिल सकता है, अंतर विशेषण। अब अंतर विशेषण किसे कहते हैं, गुरु कामता प्रसाद ने प्रविशेषण को ही अंतर विशेषण नाम दिया है। पांचवा है, वाक्य के कौन से अंग का काम कर रहा है, वो कौन से घटक का काम कर रहा है, मतलब उद्देश्य घटक का काम कर रहा है या विधेय घटक का काम कर रहा है, वो देखते हैं। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, प्रत्येक मनुष्य परिश्रमी है, तो यहाँ पर जो शब्द आया विद्यार्थियों, प्रत्येक मनुष्य परिश्रमी है, तो कैसा है परिश्रमी, यानी कि गुणवाचक। मनुष्य की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पर, परिश्रमी बता रहा है, गुणवाचक। इसका विशेष्य क्या है, मनुष्य है। मनुष्य क्या है, एक विशेष्य है। ये पुंलिंग में आ रहा है, एक वचन में आ रहा है, अन्य पुरुष में आ रहा है। वाक्य में विधेय का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, विधेय का काम कर रहा है, ध्यान रखना। इसी प्रकार जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, गिलास में थोड़ा दूध है, तो इनका आप करके बताइए ना। क्रियापद का परिचय किस प्रकार देते हैं, जैसे क्रिया का कौन सा भेद है। क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य के करने या होने का जो बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं विद्यार्थियों। अब क्रिया के सामान्यतः हम दो भेद मान लेते हैं, कौन कौन सी, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। लेकिन ये तो वास्तव में देखें क्रिया टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं है, एक प्रकार से कर्म के आधार पर दो भेद है। हालांकि इसके अलावा काल के आधार पर भी क्रिया होती है, रचना संरचना के आधार पर क्रिया होती है, समापन के आधार पर क्रिया होती है, क्रिया बहुत प्रकार की होती है। लेकिन यहाँ इसके अनुसार देखते हैं क्रिया किस काल की है, कौन सा वाच्य है, उसमें कर्तृवाच्य है, कर्म वाच्य है, भाववाच्य है, वो भी देखना होता है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष देखना होता है। क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया के साथ अगर कोई कर्म आया है तो कर्म से इसका संबंध क्या है, वाक्य का कौन सा अंग है, उद्देश्य घटक है या विधेय घटक है, इसके बारे में भी बताना होता है। जैसे एक वाक्य दिया गया, सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पढ़ रही है विद्यार्थियों क्या है, क्रिया। तो पढ़ रही क्रिया सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ कर्म आ गया, पुस्तक इसका और इसका कर्ता क्या है, सीता है, तो इसको हम बता देंगे। स्त्रीलिंग आ रहा है विद्यार्थियों, पढ़ रही स्त्रीलिंग है, एक वचन में आ रहा है, अन्य पुरुष में आ रहा है। ये तात्कालिक वर्तमान कालिक क्रिया में भी जा सकती है, काल के अनुसार, जिसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, इसमें भी जा सकती है। इसका कर्तृवाच्य हुआ विद्यार्थियों, इसमें वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता के साथ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा, वो भी हमने देखा। कर्तृ प्रयोग में प्रयोग हुआ है इसका, और इसका कर्म क्या है, पुस्तक इसका कर्म है। और वाक्य में ये किसका काम कर रही है, क्रिया। क्रिया कर्म और क्रिया विधेय घटक में आते हैं, और कर्ता किस में आता है, उद्देश्य घटक में आता है, वहां से भी हम संभाल सकते हैं इसको। इसके अलावा आपके सामने कुछ उदाहरण, जैसे सुनीता गाना गाती है, सुरेश नहाता है,
मुकेश द्वारा पत्र लिखा गया, सुनीता से नहीं पढ़ा जाता है। तो इनको जिनको मैंने रेखांकित कर रखा है, इन क्रियापदों को आपको क्या बताना है, इनको इनका पद परिचय देते हुए कमेंट करना है आपको ना। आगे देखते हैं नोट, अविकारी पदों के पद परिचय के पद के प्रकार तथा उसके संबंध का ही उल्लेख करना होता है। मतलब अविकारी जो शब्द होते हैं, कौन से अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। तो उसमें ये बताना होता है कि भाई ये अविकारी शब्द है और इसमें इसका कौन सा प्रकार है। जैसे अगर हम देखें क्रिया विशेषण पद परिचय में देखेंगे, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, किस क्रिया से जुड़ा हुआ है, वाक्य का कौन सा अंग है, उद्देश्य घटक है, विधेय घटक है, ये बताना होता है। जैसे हाथी धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ ये अव्यय है, क्या है, अव्यय है। तो देखो यहाँ क्या बताना हमें कि भाई ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जिसकी क्रिया क्या है, चलता है क्रिया है इसकी, और वाक्य में ये धीरे धीरे जो काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, उद्देश्य घटक का काम कर रहा है, विधेय घटक का, तो ये विधेय घटक का काम कर रहा है। ठीक है, बाकी आपके सामने और भी उदाहरण दे रखा है, जैसे काला घोड़ा सफेद घोड़े से तेज दौड़ता है, वह धीरे धीरे चलता है, ये तो सेम ही हो गया, इसको दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं। इसका तो मैंने परिचय कर दिया, इसका परिचय करके आप बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जिस संबंध बोधक अव्यय होता है तो उसके बारे में बताते हैं, जैसे कौन सा भेद है, किससे संबंध रखता है, वाक्य का कौन सा अंग है, विधानसभा की बैठक के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तो यहाँ पर के पश्चात जो पद के बारे में अगर परिचय की बात करें तो कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है, ये के पश्चात समय का बोध करा रहा है, ये बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में संबंध बता रहा है, किसमें बता रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बैठक में संबंध बताने का काम कर रहा है। साथ ही में वाक्य के कौन से घटक का काम कर रहा है, ये विधेय घटक का काम कर रहा है, इस घटक का काम कर रहा है, विधेय घटक का काम कर रहा है। आगे हम देखें विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट रह गया, तो आगे बाद में देख लेंगे, मैं समझा दूंगा आप। देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय पद का अगर परिचय की बात करें तो ये किसी भाव को प्रकट करता है, जैसे शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, शोक, क्रोध, हर्ष, निराश। प्रकार वाक्य के अंगों में इसका संबंध किससे है, जैसे हाय उसका इकलौता बेटा भी चला गया, तो ये शोक बोधक है। कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय है, शोक बोधक है। और वाक्य में किसका काम कर रहा है, ये उद्देश्य घटक का काम कर रहा है, तो ये सारे उद्देश्य घटक का काम करेंगे। अगला होता है निपात का पद परिचय देना, जिस सुरेश आज ही दिल्ली जाएगा, तो यहाँ ही निपात है। तो ही जो निपात है, ये निपात है जो आज के साथ प्रयुक्त होकर आज शब्द पर बल देता है। जैसे महेंद्र के साथ राजेंद्र भी जयपुर जाएगा, तो यहाँ भी निपात का काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य उदाहरण मिलते हैं, जो अपनी बात को नहीं रखता वह विश्वास के योग्य नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें संपूर्ण जितने भी पद इसमें प्रयुक्त हुए हैं, जैसे जो पद आया, तो जो में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुंलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, और रखता है क्रिया का, जैसे ये रखता है क्रिया क्या है विद्यार्थियों, रखता है क्रिया का क्या है, ये करता है। और अपनी यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, और बात संज्ञा की विशेषता ये बता रहा है, इसकी बात संज्ञा की विशेषता बता रहा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब बात करें बात क्या है यहाँ पर, तो भाववाचक संज्ञा है, बात क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग है और एक वचन है, कर्म कारक है और रक्ता क्रिया क्रम। ठीक है, और नहीं क्या निषेधात्मक क्रिया विशेषण है, और रक्ता क्रिया का विशेषता बता रहा है यहाँ पर। और रक्ता यहाँ पर क्या है, क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त हुई है, पुंलिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल की है, रक्ति है। आ गया ना विद्यार्थियों। ठीक है, निश्चार्थक प्रकार है, जो कर्ता और बात इसके कर्म है तथा कर्तरी इसमें इसका प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ये विद्यार्थियों पद परिचय वाला टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपके पद परिचय समझ में आ गया होगा। थैंक यू मित्र।